नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपने विषयों का रिवीजन कर रहे होंगे। दोस्तों आप सभी लोगों के इस रिवीजन की श्रृंखला में एक बार फिर से सहायक की भूमिका में मैं मनीष कुमार उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग जो है करंट अफेयर्स के विषय को देखेंगे और आज का यानी कि 27 अक्टूबर 2025 का जो करंट अफेयर्स है इसके महत्वपूर्ण 20 सवाल आप सभी लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं। और इनकी जो पीडीएफ है, ये सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आपको फ्री में मिल जाएगी और इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, जिससे अगर सवाल ना भी आए तो उसके एक्सप्लेनेशन से सारी चीज़ें आप उसे कवर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी लोगों का यह जो छोटा सा सहयोग है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो जिसकी वजह से हम बाकी सारी चीज़ें भी आप सभी लोगों के लिए फ्री में लाने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो पहला सवाल है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश में अपनी पूर्ण राजनयिक दूतावास एम्बेसी को फिर से खोला है, यानी कि पहले भी खोला जा चुका था। तो आपके ऑप्शंस हैं अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार या श्रीलंका। बताइए किस देश में खोला गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है किस देश में खोला गया है। तो ये खोला गया है अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में फिर से क्यों खोला गया है, क्योंकि आज के जो है मतलब अभी जो खोला गया है इसके 4 वर्ष पहले उसमें शुरू किया गया था। कहाँ पर? काबुल में शुरू किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, काबुल में शुरू किया गया था, लेकिन वहाँ पर तालिबान का जो कब्जा हो गया था 2021 में, उसके बाद से यह जो है बंद पड़ा था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है द्विपक्षीय जो संबंध हैं उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों पक्षों के मध्य जो संबंध हैं, चाहे वो राजनयिक संबंध हो, आर्थिक संबंध हो या जो भी व्यापारिक संबंध, उनको बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल जो है, केंद्र सरकार ने किस मिशन के तहत 100 नए सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने की घोषणा करी है। अभी केंद्र सरकार ने 100 नए ऊर्जा पार्क जो है स्थापित करने की घोषणा करी है और किस मिशन के तहत किया गया है। तो आपसे ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो बताइए, सूर्य योजना, नेशनल सोलर मिशन, उजाला योजना या अमृत 2.0, कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें हो जाएगा नेशनल सोलर मिशन के तहत। ठीक है, 100 नए सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किए जाएंगे और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है 400, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है, 400 गीगावाट तक की जो है सौर क्षमता को विकसित करना है। सौर क्षमता को 400 गीगावाट तक की सौर क्षमता तक पहुंचना है, यानी कि अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। और इसमें खासकर जो है 3 राज्यों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। उनमें से एक है राजस्थान, दूसरा है गुजरात और तीसरा है तमिलनाडु, क्योंकि यहाँ पर सौर ऊर्जा की जो है बहुत अच्छे तरीके से उसे विकसित किया जा सकता है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, एक पॉइंट और ध्यान रखना है, इसमें 2030 तक लगभग 50% जो बिजली होगी उसका उत्पादन किससे किया जाएगा? तो नवीकरणीय स्रोतों से किया जाएगा। किससे किया जाएगा? तो नवीकरणीय स्रोतों से किया जाएगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इसे 100 नए ऊर्जा सौर पार्क को जो है स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल सेपर अवार्ड किसे दिया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो है ग्लोबल सेपर अवार्ड किसे दिया गया है। तो गीता गोपीनाथ को दिया गया है, रितेश अग्रवाल को दिया गया है, साक्षी मलिक को दिया गया है या दिव्या गोखले को दिया गया है। बताइए किसे दिया गया है। दोस्तों आपको इस चैनल पर बिना किसी टाइम के वेस्टेज के आपको ओनली ऑन कंटेंट दिया जाएगा और सारे कंटेंट फ्री होंगे, जिसकी वजह से आप सभी लोगों का टाइम बचेगा और आप अच्छे तरीके से समय रहते सारी चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा आपका उत्तर? तो इसमें हो जाएगा दिव्या गोखले। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दिव्या गोखले कहाँ से संबंधित हैं? ये पुणे से संबंधित हैं। ठीक है, पुणे की एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इनको किस लिए दिया गया है? इन्होंने ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल शिक्षा प्रदान किया था। ठीक है, इन्होंने ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल शिक्षा प्रदान किया था। ठीक है,
ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, ग्लोबल शेपर अवार्ड जो है वो किस लिए दिया जाता है, ठीक है, किस लिए दिया जाता है? तो यह पुरस्कार जो है युवा नेतृत्व के नवाचार हेतु दिया जाता है। ये बहुत युवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इन्होंने सामाजिक कार्यों के संदर्भ में महिलाओं को डिजिटल शिक्षा प्रदान किया था, जिसके लिए जो है इन्हें यह प्रदान किया गया है। आपको यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना है, युवा नेतृत्व, युवा नेतृत्व के नवाचार के लिए, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, युवा नेतृत्व के नवाचार के लिए इसे प्रदान किया जाता है। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, 27 अक्टूबर को किस राज्य ने चीफ मिनिस्टर यूथ स्किल पोर्टल को लॉन्च किया है? किस राज्य के मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने यानी मुख्यमंत्री ने यूथ स्किल पोर्टल को लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड या हरियाणा? बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इसे लॉन्च किया है? तो आपको मैं बता देता हूँ, इसे लॉन्च किया है झारखंड के मुख्यमंत्री ने। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। और इसके माध्यम से क्या करने का प्रयास किया जाएगा? युवाओं को ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग और जॉब लिंक प्रदान किया जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? स्किल ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, स्किल ट्रेनिंग और जॉब की जो है लिंक प्रदान की जाएगी। और आपको एक चीज़ महत्वपूर्ण जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है इस पोर्टल का नाम क्या है? इस पोर्टल का नाम क्या है? डिजिटल स्किल झारखंड। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इस पोर्टल का नाम क्या है? डिजिटल स्किल झारखंड। और राज्य सरकार ने इसे रोजगार से जोड़ने की जो है पहल कही। राज्य सरकार ने कहा ऐसा करने से जो है राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान होगा। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए हमारा अगला सवाल जो है, भारत की किस निजी कंपनी ने नक्षत्र-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया है? बताइए, भारत की किस कंपनी ने नक्षत्र-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया है? इसरो ने, स्काई रूट एरोस्पेस ने, अग्निकुल कॉस्मोस ने या DRDO ने? बताइए किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, स्काई रूट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि इसरो क्या करता है, ये अंतरिक्ष से संबंधित सारी चीज़ों को, जो मिशन वगैरह होते हैं उनको लॉन्च करता है। और DRDO क्या करता है, ये डिफेंस से संबंधित यानी कि मिसाइल वगैरह जो होती हैं उनको ये खासकर देखता है। तो यहाँ पर जो नक्षत्र-1 सैटेलाइट है, नक्षत्र-1 सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस कंपनी ने दोस्तों इसे स्वदेशी इंजन से लॉन्च किया है, स्वदेशी इंजन से जो है इसे लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी अवलोकन व मौसम डेटा को एकत्रित करना, यानी कि पृथ्वी का चारों तरफ से उसका अवलोकन करना है और मौसम से संबंधित जो जानकारी होगी उसको वहाँ पर एकत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसे कहाँ से लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया गया है? श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला सवाल है, आसियान समिट 2025 किस देश में आयोजित की हुआ जिसमें भारत ने भाग लिया है? इंडोनेशिया में, मलेशिया में, सिंगापुर में या थाईलैंड में? कहाँ पर ये आयोजित हुआ है आसियान समिट 2025? तो दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में आयोजित हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें पीएम मोदी ने जो है वर्चुअली रूप से इसमें भाग लिया है। और इसका विषय क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका विषय क्या है? वन फ्यूचर वन एशिया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भारत आसियान व्यापार सहयोग पर भी इसमें चर्चा हुई, लेकिन यह जो है आपसे ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि पीएम मोदी ने वर्चुअली रूप से इसमें भाग लिया है और इसका मुख्य विषय क्या है? वन फ्यूचर वन एशिया। ठीक है चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है
किस बैंक ने ग्रामीण शाखाओं में 3500 कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा करी है? एसबीआई ने, पीएनबी ने, एचडीएफसी ने या कैनरा बैंक ने? ये सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको कभी कभी थोड़ा सा उटपटांग सवाल पूछे जाते हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा रूबरू करवाने का हमारा प्रयास है। तो इसमें कौन सी बैंक ने? तो एसबीआई ने ग्रामीण शाखाओं में 3500 कर्मचारियों की जो है भर्ती की इन्होंने घोषणा करी है। और इसका उद्देश्य क्या है? इस भर्ती से क्या हो जाएगा, एमएसएमई और ग्रामीण क्षेत्र की जो बैंकिंग होगी वो थोड़ा सशक्त हो जाएगी और डिजिटल शाखाओं में नई पोस्टें जो है सृजित होंगी। यह प्रक्रिया जो है कब तक पूरी कर ली जाएगी? तो 2026 तक। ठीक है, मार्च 2026 तक इसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, हमारा अगला सवाल है, किस राज्य ने छठ पूजा के अवसर पर 27 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया है? दिल्ली, बिहार, झारखंड या उपर्युक्त सभी? बताइए, किस राज्य ने छठ पूजा पर जो है अवकाश घोषित किया है? चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दिल्ली, बिहार, झारखंड, इन्होंने सब ने जो है छठ पूजा पर अवकाश घोषित किया है। और आपको ध्यान रखना है, छठ पूजा में किसकी आराधना की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, सूर्य देवता की। ठीक है, सूर्य देवता की इसमें आराधना की जाती है। और यह कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 4 दिनों तक मनाया जाता है। 4 दिनों तक। कई बार आपसे स्टेटमेंट में ऐसे सीधे पूछ लिया जाता है ये 5 दिनों तक या 6 दिनों तक मनाया जाता है। जल्दबाजी के चक्कर में वो चीज़ें वहाँ पर गलत हो जाती हैं। पूर्वी भारत के कई राज्यों में अवकाश दिया गया है, अवकाश मनाया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दिल्ली, बिहार और झारखंड, ये तीनों हो जाएगा। चलिए, हमारा अगला सवाल है, भारत ने किस देश के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग किया है? भारत ने अभी हाल ही में किस देश के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग किया है? तो किसके साथ किया है? तो जापान के साथ किया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, किसके साथ किया है? तो जापान के साथ किया है। और यहाँ पर किस किस बारे में जो है सहयोग हुआ है? खासकर साइबर में, साइबर क्षेत्र में, प्लस ड्रोन के। ठीक है, साइबर और ड्रोन के क्षेत्र में ये जो टेक्नोलॉजी है इस पर ज़्यादा बात की गई है। इंडो पैसिफिक रक्षा सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और यह कितने वर्षों तक जो है प्रभावी रहेगा? तो ये जो समझौता है यह 10 वर्षों तक प्रभावी रहेगा। ठीक है, 10 वर्षों तक। चलिए, हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, महाराष्ट्र सरकार की कौन सी नई डिजिटल सेवा शुरू की है? महाराष्ट्र सरकार ने कौन सी नई डिजिटल सेवा शुरू की है? तो ई प्रॉपर्टी कार्ड प्रणाली, ई चालान पोर्टल, डिजिटल पेंशन ऐप या किसान पे कार्ड। इनमें से बताना है कि कौन सी जो है नई डिजिटल सेवा महाराष्ट्र सरकार ने शुरू करी है। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका उत्तर हो जाएगा ए, ई प्रॉपर्टी कार्ड जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यह एक प्रकार की डिजिटल सेवा है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण संपत्ति का जो है डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। ग्रामीण जो संपत्ति है, ग्रामीण संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है। और भूमि विवाद जो होते हैं कई बार, उनको कम करने का प्रयास किया जाएगा। और यह योजना जो है किसके अंतर्गत संचालित रहेगी? तो किसके अंतर्गत संचालित रहेगी? स्वामित्व के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत? स्वामित्व। स्वामित्व के अंतर्गत जो है इसको संचालित किया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, हमारा अगला सवाल, भारत को क्लीन एयर चैंपियन 2025 का दर्जा किस संस्था ने दिया है? क्लीन एयर चैंपियन 2025 का दर्जा भारत को किस संस्था ने दिया है? WHO ने, यूनेप ने, IMF ने या WMO ने? बताइए, किस संस्था ने दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आप यूनेप, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, 2025 में क्लीन एयर चैंपियन का जो है दर्जा किसे प्रदान किया गया है? तो भारत को प्रदान किया गया है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा चीज़ें और देख लेते हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण में कमी के कारण किस लिए ये दिया गया है, ये जो है दर्जा दिया गया है? तो दिल्ली बहुत ज़्यादा प्रदूषित राजधानी के रूप में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी के रूप में जो है इसको कई वर्षों से इसको नंबर 1 पर शामिल किया गया था। और इसी में जो है 28% के प्रदूषण में जो है
कमी दर्ज की गई है। ठीक है, किसमें? प्रदूषण में कमी दर्ज की गई है, जिसके कारण। और ब्रीथ लाइफ चैंपियन का हिस्सा है, जो कि क्या है? ब्रीथ लाइफ चैंपियन का हिस्सा है। यूनेप ने नीति स्तर पर भारत की सराहना करी है, यानी कि भारत ने जो नीतिगत प्रयास किए हैं उसमें यूनेप ने भारत की जो है सराहना भी की है, जिसकी वजह से प्रदूषण में काफ़ी कमी करने का जो प्रयास किया गया था भारत सरकार के द्वारा वह काफ़ी सफल रहा, और भारत को जो है यह क्लीन एयर चैंपियन 2025 का दर्जा भी प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल जो है, अर्जुन अवार्ड 2025 किस खिलाड़ी को मिला है? नीरज चोपड़ा को, साक्षी मलिक को, दीपक पुनिया को, लक्ष्य सेन को, किसको मिला है अर्जुन अवार्ड? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अर्जुन अवार्ड 2025 जो है किस खिलाड़ी को मिला है? तो लक्ष्य सेन को मिला है। और लक्ष्य सेन को क्यों मिला है ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लक्ष्य सेन ने दोस्तों एशियाई बैडमिंटन चैंपियन में जो है स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, गोल्ड जीता था किसमें? एशियाई बैडमिंटन में, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और भारतीय बैडमिंटन के ये उभरते सितारे हैं। पुरस्कार जो है खेल मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये जो अर्जुन अवार्ड है ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कई बार बहुत ही सूक्ष्म जानकारी होती है, लेकिन इसे पूछ लिया जाता है। इसे किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसे खेल मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, खेल मंत्रालय के द्वारा अर्जुन अवार्ड प्रदान किया जाता है। चलिए हमारा अगला सवाल है, कौन सा शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ द लिटरेचर 2025 बना है? कौन सा शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर 2025 बना है? तो जयपुर, पटना, भोपाल, कोलकाता, बताइए कौन सा बना है? सारे लोग जल्दी से उत्तर कीजिए भाई। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया, हमारा तरीका पसंद आया, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी लोगों के लिए हम जो भी क्लासेस लेके आएँ वो आप सभी लोगों से वंचित ना रहें, आप उनसे और आप उनका पूरा लाभ ले पाएँ। चलिए, तो कौन सा शहर बना है? तो दोस्तों भोपाल बना है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर 2025 कौन सा शहर बना है? भोपाल बना है। ठीक है, हिंदी उर्दू साहित्य के संरक्षण हेतु सम्मान इसे प्रदान किया गया है। किस चीज़ के लिए? तो इसे यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हिंदी और उर्दू। ठीक है, हिंदी और उर्दू के साहित्य जो होता है, लिटरेचर होता है, उसके संरक्षण हेतु उसको सम्मान प्रदान किया गया है। पहले यह दर्जा जयपुर व वाराणसी को भी मिल चुका है। ऐसा नहीं कि पहली बार मिला है, इसके पहले यह किसे प्राप्त हो चुका है? तो ये प्राप्त हो चुका है जयपुर को और वाराणसी को। ठीक है, जयपुर और वाराणसी को भी यह प्राप्त हो चुका है। यह वैश्विक सांस्कृतिक मान्यता है, एक प्रकार की यह क्या है? वैश्विक सांस्कृतिक मान्यता है। चलिए हमारा अगला सवाल है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2025 किस वैज्ञानिक को मिला है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है किस वैज्ञानिक को मिला है? आपको एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखना है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है साइंटिस्ट को दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें है ऑप्शन ए है डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, अजीत कुमार, शैलेश नैयर और अरविंद पिल्लई। किसको प्रदान किया गया है बताइए? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो ध्यान रखिएगा ये किसे मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा को। ठीक है, किसे? डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा को मिला है। और ये IISc बेंगलुरु में आणविक जीव विज्ञान विशेषज्ञ हैं, और इनका शोध जो है किस पर खोज किया था इन्होंने, जिसकी वजह से ये इन्हें अवार्ड प्रदान किया गया है? DNA रिपेयर के संदर्भ में। ठीक है, DNA रिपेयर के लिए इन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया है। यह भारत का शीर्ष वैज्ञानिक सम्मान है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भारत का शीर्ष वैज्ञानिक सम्मान है। जैसे कई बार आपसे पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा पुरस्कार सम्मान शीर्ष वैज्ञानिक सम्मान है, तो आपको ध्यान रखना है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, ग्रीन बजट पोर्टल 2025 किस राज्य ने लॉन्च किया है? ग्रीन बजट पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो बताना है आपको, केरल ने, राजस्थान ने, तमिलनाडु ने या ओडिशा ने। ग्रीन बजट पोर्टल, तो ध्यान रखिएगा, ग्रीन बजट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये राजस्थान ने लॉन्च किया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? राजस्थान ने। और इसे
पर्यावरणीय खर्च और नीतियों की जो ट्रैकिंग है इससे हेतु एक पोर्टल भी, ये जो पोर्टल है इससे पर्यावरणीय जो खर्च होगा और उसके लिए जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उनकी ट्रैकिंग की जा सकेगी। राजस्थान भारत का पहला ग्रीन बजट राज्य है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान जो है ये भारत का पहले नंबर का ग्रीन बजट राज्य है। इसका उद्देश्य क्या है? विकास व पारिस्थितिकी जो संतुलन है उसको वहाँ पर बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है राजस्थान अधिकतर रेतीला क्षेत्र है, वहाँ पर जैव विविधता की और वैसे भी कमी होती है, जिसकी वजह से वहाँ की सरकार ने अपने स्तर पर यह प्रयास करने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस राज्य के साथ, किस देश के साथ माफ़ कीजिएगा, स्टार्टअप ब्रिज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्टार्टअप ब्रिज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया व इजराइल, इनमें से किसके साथ किया गया है बताइए? तो ध्यान रखिएगा किसके साथ किया गया है, तो इजराइल के साथ किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस समझौते से दोनों देशों के स्टार्टअप्स को निवेश और तकनीकी सहयोग मिल पाएगा। और इसमें फोकस सेक्टर जो होगा, फोकस सेक्टर के कौन सा होगा, इसमें फोकस सेक्टर जो होगा सबसे पहले तो एग्रीकल्चर होगा और उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी होगी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी होगी और उसके अलावा एनर्जी सेक्टर होगा। ठीक है, ऊर्जा सेक्टर होगा। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि तकनीकी की इसमें बात की जाएगी ज़्यादातर, और साइबर सुरक्षा पर ज़्यादातर फोकस रहेगा और ऊर्जा सेक्टर पर ज़्यादातर फोकस रहेगा। यह साझेदारी जो है भारत इजराइल इनोवेशन मिशन के तहत किया जाएगा। इंडिया इजराइल इनोवेशन मिशन के तहत। ठीक है, इंडिया इजराइल इनोवेशन मिशन के तहत इसको जो है संचालित किया जाएगा। चलिए हमारा अगला सवाल जो है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है बताना है आपको। 91वां स्थान रहा है, 107वां, 101वां या 112वां स्थान रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में? तो ध्यान रखिएगा कौन सा स्थान रहा है, तो 107वां स्थान रहा है। भारत 125 देशों में 107वें स्थान पर रहा है और इसका स्कोर जो रहा है, इसका स्कोर क्या रहा है, 28.4। इसी के साथ ये किस श्रेणी में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार श्रेणी आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये गंभीर श्रेणी में, ठीक है, गंभीर श्रेणी में शामिल किया गया है भारत को। और ध्यान रखिएगा नेपाल की जो रैंक है वो 81वीं है, बांग्लादेश की जो रैंक है वो 84वीं है, जो कि भारत से ऊपर हैं, भारत से कम विकसित हैं, भारत से कम संसाधन संपन्न हैं, फिर भी इनकी रैंक जो है भारत से ज़्यादा बेहतर है। ये आपको ध्यान रखना है। नेपाल की कितनी है, तो ये 81वीं है। बांग्लादेश की कितनी है, ये 84वीं है। ये भारत से अच्छी स्थिति में है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने ई कोर्ट सर्विस मोबाइल ऐप 2.0 लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य ने ई कोर्ट सर्विस मोबाइल ऐप 2.0 लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल या महाराष्ट्र, बताइए। तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसे उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह ऐप अब केस स्टेटस, सुनवाई की तारीख और आदेश डाउनलोड करने की सुविधा देगा। यानी कि जैसे जो कोई केस दर्ज करवाया जाता था उसका स्टेटस क्या है, उसकी सुनवाई की तारीख क्या है और उसका आदेश क्या हुआ है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय दोनों इसमें कवर होंगे। न्याय तक आसान डिजिटल पहुंच इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है, इसको देखते हैं। हमारा अगला सवाल जो है, गांधी पीस प्राइज़ 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को, सुलभ इंटरनेशनल को, इसरो को या डॉक्टर स्वामी अग्निवेश को मरणोपरांत किसको प्रदान किया गया है बताइए। गांधी पीस प्राइज़ 2025 किसको प्रदान किया गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। गांधी पीस प्राइज़ 2025 जो है ये बी ऑप्शन सुलभ इंटरनेशनल को प्रदान किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सुलभ इंटरनेशनल को सामाजिक सुधार और स्वच्छता में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये पुरस्कार जो है 1995 से दिया जा रहा है। ठीक है, कब से दिया जा रहा है, 1995 से दिया जा रहा है। और इसकी जो राशि है, इसकी जो राशि है वो कितनी है, तो वह 1 करोड़ है। ठीक है, 1 करोड़ है, ध्यान रखिएगा 1 करोड़। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
हमारा अगला सवाल जो है, नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये भोपाल, रायपुर, नई दिल्ली या रांची, इनमें से कहाँ पर आदि महोत्सव 2025 जो है आयोजित किया गया है, बताइए। सारे लोग भाई कमेंट करिए। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आए, हमारा प्रयास पसंद आए, तो आप हमारा छोटा सा सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी सारी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए किया जाए आप उससे अछूते ना रहें। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल जो है कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आयोजन इसका किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा जो है, कार्य मंत्रालय के द्वारा इसका जो है आयोजन किया गया है। देश भर के 28 राज्यों में 1000 प्लस जनजातीय उत्पाद जो है इसमें प्रदर्शित किए गए हैं। आपको यहाँ पर और सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है थीम। ठीक, इसकी थीम क्या है? ट्राइब्स ऑफ टुमारो। ट्राइब्स ऑफ टुमारो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल 2025 की जो है आदि महोत्सव जो है, इसकी थीम क्या थी? ट्राइब्स ऑफ टुमारो। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर हमने 20 महत्वपूर्ण जो आज के करंट अफेयर्स के सवाल हैं उनको कवर कर लिया है। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा। और आप सभी लोगों के लिए मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस के लिए और यूपीएसआई के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए या एसएससी जीडी के लिए जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, इनके लिए जीके जीएस से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम आप सभी लोगों के लिए फ्री में करने वाले हैं। तो आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।